5-5 बार के विधायक रहे, 3-3 बार के सांसद रहे और उसके बाद भी नशा है जो स्मैक का जहर है वो किस तरह से हरिद्वार की गली गली घर घर में पहुंच गया। आप अनेक वार्डों में जाइए, आप जरा पता करिए कांग्रेस के वार्ड के प्रत्याशी करते क्या हैं। उनके पास क्या काम थे? नालों की सफाई का, गलियों की सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, खंबे लगाने का, ये भी काम कांग्रेस के मेयर नहीं कर पाए। हरिद्वार का चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है। धर्मनगरी हरिद्वार में राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्म है। हरिद्वार नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशी निकाय के रण में जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मनगरी में बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे ही प्रभावी हैं। मेयर के लिए इस बार धर्मनगरी में महिला ओबीसी सीट है। कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से एक-एक प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से किरण जैसल, आम आदमी पार्टी से सिप्रा सैनी, कांग्रेस से अमरेश देवी, बसपा से उस्माना और निर्दलीय प्रत्याशी अफरोजा अपना भाग्य आजमा रही हैं। मेयर और पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी वोटरों को साधने में साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं, तो कोई हरिद्वार में कॉरिडोर के मुद्दे को हवा देकर जनता का साथ पाना चाहता है। हरिद्वार में 20-25 सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले कार्यकाल में नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाया। इससे पहले कई सालों से हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे ही हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मेडिकल डिग्री कॉलेज की मांग है। जल भराव, शिक्षा और अन्य मुद्दे ही यहाँ प्रभावी हैं, जिसको लेकर धर्मनगरी की जनता को अपना मेयर चुनना है। यही नहीं, निगम क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र में अवैध शराब, स्मैक आदि नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा भी चुनाव में प्रभावी होकर मंचों से गूंज रहा है। इसके अलावा मूलभूत समस्याओं का समाधान करना, जैसे नाली बनाना, नाली साफ होना, कूड़ा समय से उठाना, कूड़े का निस्तारण करना, स्ट्रीट लाइट लगाना और गली मोहल्ले शहर की सड़कें मजबूत बनाना, इन सभी मुद्दों पर चुनावी रण सजा है। अब इन मुद्दों पर प्रभावी होकर कौन जनता को कितना लुभा पाता है या फिर कौन जनता की इन समस्याओं का समाधान कर पाता है, वही होगा अगला निकाय के रण का सिकंदर। लेकिन चुनावी रण में क्या कुछ कहते हैं हरिद्वार के चुनावी चाणक्य और कैसे बिछाई जा रही है जनता को लुभाने के लिए वादों की बिसात, देखिए हरिद्वार से हमारी टीम की ये खास रिपोर्ट। निकाय के रण में हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार धर्मनगरी में, जहां भारतीय जनता पार्टी से किरण जैसल उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके लिए यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं रानीपुर के विधायक यहाँ पर हमारे साथ हैं आदेश चौहान जी। तो आदेश जी, ये जानना चाहेंगे कि इस बार निकाय के रण में भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना खूंटा गाड़ने के लिए किस तरीके के मुद्दों को लेकर के उतर रही है? निश्चित रूप से हमारे केंद्र सरकार के जो काम है, हमारी प्रदेश सरकार के काम है, वो बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे पास हैं। और जो पिछले 5 साल में कांग्रेस का जो यहाँ पर मेयर थे, उनके तरह से जो नकारापन दिखाया गया, जिस तरह से हरिद्वार की जनता की उपेक्षा की गई, उनकी भावनाओं को जिस तरह से कुचला गया, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि 5 साल पहले यहाँ की जनता ने मेयर के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया था, उनको चुना था, लेकिन 5 साल में उन्होंने हरिद्वार के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त रही है उनसे। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस कई इसलिए कई फील्ड में दिखाई भी नहीं दे रही है। और भारतीय जनता के पास में बहुत सारी उपलब्धियाँ ऐसी हैं कि जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन जगह जगह मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा कोई माइलस्टोन यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। लंबे समय से विधायक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन विकास उनके द्वारा भी नहीं किया गया। सिर्फ एक मेयर के ऊपर ये बात आती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में रही हैं, तो वो भी उनका कहना है कि विपक्ष के नाते हमको सहयोग नहीं मिला सरकार का। ये तो कहने की बात है, जो सरकार से उनको फंड मिला वो उसका भी यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं कर सके। उनके पास क्या काम थे? नालों की सफाई का, गलियों की सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, खंबे लगाने का, ये भी काम कांग्रेस के मेयर नहीं कर पाए। लोग उनके पास जाते थे
कि भाई हमारा नाला चौक पड़ा है, हम नाले की सफाई करा दीजिए। वो सफाई कराने के बजाय में कपड़े निकाल कर नाले में खड़े हो जाते थे। लोग कूड़ा उठाने के लिए कहते थे सड़क बनाने, तो सड़क पे जाके कपड़े उतार के बैठ जाते थे। ये कोई काम नहीं है नेता का, ये चेयरमैन का काम नहीं है। उनका काम है जनता को समाधान देना, वो उन्होंने नहीं किया 5 के 5 साल। केवल प्रदेश सरकार को, जहाँ तक माइलस्टोन की बात है, मैं कह सकता हूँ कि चाहे हमारे मदन कौशिक जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, वर्तमान में विधायक है हरिद्वार के, मेरा क्षेत्र है, आज भी हम दोनों के क्षेत्र में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ के काम तो हमारे इसमें वर्किंग में है। बहुत बड़ी बात है, मेडिकल कॉलेज 600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारा बन के तैयार हो गया। MBBS के बच्चे सो वहाँ एडमिशन होकर परीक्षा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मार्च में वहाँ पर OPD शुरू करने वाले हैं। एक डिग्री कॉलेज भोपाल में बनाया, हमारे यहाँ ESI हॉस्पिटल 300 करोड़ का बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं, ये माइलस्टोन है ना। उसके अलावा लेकिन अस्पताल भी तो PPP मोड पे दिए जाने की बात भी की जा रही है। गैस पाइपलाइन 70% घरों के अंदर हमने नेचुरल गैस पाइप के द्वारा पहुंचा दी। सिलेंडर का नाना ले जाना बंद, उठाना धरना बंद, गृहिणियों को कितनी सुविधा हुई। ठीक है, आप हाईवे देख लीजिए, आप हमारे, मैं कह रहा हूँ 2 बड़े प्रोजेक्ट मेडिकल की, बड़ी बात है। 22 करोड़ की लागत से हमने बहुउद्देशीय हॉल बनाया, स्विमिंग पूल हम बना रहे हैं, हम नेशनल खेल अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कितनी बड़ी, पहली बार हरिद्वार के इतिहास में नेशनल गेम यहाँ होने वाले हैं। कॉरिडोर का जो मामला है वो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन के सामने आ रहा है कि जो कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है उसको लेकर के, चाहे वो व्यापार मंडल हो या स्थानीय जो पंडा पुरोहित समाज हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उससे जो है आहत होंगे। इसको लेकर के क्या कांग्रेस की सोच विकास विरोधी सदैव रही है जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल हाईवे का काम शुरू किया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू करी, यूपीए की गवर्नमेंट में 10 साल तक वो प्रोजेक्ट बंद रहे, है ना। यदि आप कल्पना कीजिए, यदि वो हाईवे ना बने हुए होते तो आज पूरा देश जाम होता। आज अगर वो हाईवे ना होते तो आज पूरा देश जाम होता। आप महसूस कर रहे होंगे, कांग्रेस विकास विरोधी सदैव रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हरिद्वार के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, और वो हरिद्वार को 2047 तक ऐसा हरिद्वार बनाने का है जो आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सके। हमारे यहाँ लगातार क्राउड आ रहा है, उसकी संख्या बढ़ रही है, जिस तरह तीर्थाटन के प्रति लोगों की भावनाएं बढ़ रही है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, 4 धाम यात्रा पहले कितनी होती थी और मोदी जी के आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद कितनी हो रही है, वो और बढ़ेगी। और हमारे मुख्यमंत्री ने बोला है, किसी को भी ना तो बेघर किया जाएगा, ना किसी के यहाँ JCB लगाई जाएगी, ना किसी के यहाँ तोड़फोड़ की जाएगी। देखिए, ये पहले भी ये बात सामने आई है, कुछ और जगहों पे भी इस तरीके के डेवलपमेंट्स करने की बात आई थी। चाहे आप जनपद उधम सिंह नगर में बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का आया था और ये भी कहा गया था उनको स्थापित किया जाएगा। आज 2 साल हो चुके हैं, वो व्यापारी आज भी आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरिद्वार फिर उसी की पुनरावृत्ति हो कि यहाँ पर भी ये कहा जाए कि उनको स्थापित किया जाएगा और फिर स्थापित ना हो? हम लोग इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि किसी जो भी होगा, लोगों के परामर्श के बाद होगा, लोगों की सहमति के बाद होगा। बिना उसके किसी का 1 इंच भी ना तोड़ा जाएगा, ना किसी को हटाया जाएगा, और वो हरिद्वार के व्यापक हित में है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस को खुद भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। अभी वो धरातल पर कहीं नहीं है, अभी तो लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद में लोगों की जनभावना के अनुसार उसका डिजाइन तैयार किया जाएगा, तब जाकर कहीं वो चीज़ें धरातल पर। फिर भी अभी क्या एक विजन बता सकते हैं आपकी, चंद जो विजन क्या हो सकते हैं, अभी क्या है विजन में नगर निगम में? हमारा यह है कि जो हरिद्वार के जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह के हरिद्वार एक धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी है, पिछले 5 साल में हमने बहुत भुगता है। गंदगी जिस तरह से शहर में रही है, जिस तरह से नालों के अंदर, सड़कों पे जो मल बह रहा था, वो हमको दिखाई दिया है। हम उसको बिल्कुल स्वच्छ हरिद्वार बनाना चाहते हैं। और एक जो कल्पना, जैसे माननीय मोदी जी ने जिस तरह से काशी को संवारा है, जिस तरह से केदारनाथ को उन्होंने किया है, जैसे बद्रीनाथ में किया है, ऐसा ही हम हरिद्वार का स्वरूप भी बनाना चाहते हैं, साफ और स्वच्छ हो, ताकि पूरे विश्व से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ पर आते हैं, वो एक अच्छी श्रद्धा के साथ में यहाँ आते हैं, तो वो एक अच्छा संदेश यहाँ से लेकर विश्व के अंदर जाए। निश्चित तौर पर हरिद्वार धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी में जिस तरीके से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के साथ ही पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन एक छवि जो उन पर छोड़ने की छाप छोड़ने की जो बात आती है, तो कहीं ना कहीं अगर हरिद्वार स्वच्छ होगा तो हरिद्वार की एक अपनी छवि जरूर यहाँ पर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विज़न जरूर जनता के सामने रख लिया है, लेकिन अब ये जनता को निर्णय करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो विज़न है उस पर कितना फोकस कर पाती है, या फिर जो अब तक विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल को लेकर के वो कितना संतुष्ट है।
शायद वही निर्धारित करेगा कि अगला मेयर कौन होगा। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं अमरेश देवी, उनके बेटे हमारे साथ हैं वरुण बालियान। उनसे बात करते हैं कि क्या है उनके चुनावी मुद्दे जिनको लेकर वो जनता के बीच पहुंचे हैं। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपके चुनावी मुद्दे, जबकि इससे पहले भी यहां पर कांग्रेस से मेयर रह चुके हैं। ऐसे में जो चुनावी मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है, सरकार से सामना है। जी, निश्चित तौर पर सरकार से सामना है और इस सरकार से सामना करने के लिए हम तैयार हैं कि जनता का सहयोग हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिन चुनावी मुद्दों की बात आपने की, ये चुनावी मुद्दे हमारे नहीं हैं, ये चुनावी मुद्दे हैं जो समस्याएं आम जनता की हैं, ये मुद्दे हैं उन आम जनता के। ये मुद्दा इस पूरे हरिद्वार का है। जिस तरह से लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुने गए, 5-5 बार के विधायक रहे, 3-3 बार के सांसद रहे, और उसके बाद भी पिछले 8-10 सालों में स्मैक का कारोबार, स्मैक का जो नशा है, जो स्मैक का जहर है, वो किस तरह से हरिद्वार की गली गली घर घर में पहुंच गया। हमारा मुद्दा होगा कि जो हरिद्वार इतना पौराणिक हमारा शहर है, जिसमें जो पूरे विश्व में जिसकी ख्याति है, करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है, आज वो अपराधियों का केंद्र बन गया। आज खुलेआम यहाँ लूट होने लगी, खुलेआम माताओं बहनों के साथ दुराचार होने लगे, खुलेआम यहाँ चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं होने लगी। उससे बड़ा मुद्दा है कॉरिडोर का मुद्दा, वो मुद्दा जिससे यहाँ का हजारों यहाँ का व्यापारी हैं, उसके परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ गया। यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, ठेली खोमचे वाले हैं, रेडी वाले हैं, होटल व्यवसाय हैं, सबकी रोजी रोटी पर संकट आने वाला है। हमारे इन 3 मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये तो एक डेवलपमेंट है जिसका विरोध नहीं होना चाहिए, जो कॉरिडोर का मामला है। देखिए, डेवलपमेंट यदि लोगों के आशियानों को तोड़कर, उनके घरों को, मकानों को, दुकानों को तोड़कर डेवलपमेंट किया जाता है, तो हमें ऐसा डेवलपमेंट अस्वीकार है। हम इस डेवलपमेंट को नहीं चाहते, हरिद्वार की जनता नहीं चाहती। और जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने देखा होगा काशी में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, वहाँ के लोग आज किस तरह से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रम में जो भ्रामक प्रचार ये कर रही है, हम यहाँ का हरिद्वार का जो आम नागरिक है, आम मतदाता है, वो जानता है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये हरिद्वार के डेवलपमेंट के लिए योजना नहीं बनी। ये योजना बनी है गुजरात के चंद उद्योगपतियों के डेवलपमेंट के लिए, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। इसके अलावा आपने बताया कि नशे के सौदागरों का गढ़ बन चुका है हरिद्वार, लेकिन इससे पहले आपके जो मेयर रहे, कभी उन्होंने इसके खिलाफ कोई विरोध के स्वर भी मुखर नहीं किए। देखिए, वो स्वर शायद आपको सुनाई नहीं दिए होंगे। लगातार जो निवर्तमान मेयर हमारी हैं, उन्होंने नशे को लेकर भी, और जिस प्रकार से जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास वैश्यवृत्ति या दूसरे जो गलत काम होते हैं, उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई। लेकिन सरकारें इनकी हैं, इन्होंने हमेशा उनकी आवाज़ का दमन किया, हमेशा उनके कामों पर रुकावट डालने का काम किया। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, आपको ये मानना स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि यहाँ से हरिद्वार से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए, 3री बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अनीता शर्मा जी ने वो जो इस मेयर ने जो किया, वो ना 5 बार के विधायक कर पाए, ना 3 बार के सांसद कर पाए। उन्होंने इस हरिद्वार को 500 बेड का मेडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क भूमि अपनी नगर निगम से देने का काम किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 2 घंटे पूर्व यहाँ की राज्य सरकार ने उस जो अस्पताल यहाँ आम जनता के लिए बना था, जो मेडिकल कॉलेज आम जनता के लिए बनना था, उसका निजीकरण करने के लिए जो फैसला लिया है, मैं उसको बड़ा शर्मनाक उसको मानता हूँ। जहाँ तक की बात करें नगर निगम क्षेत्र की, तो यहाँ पर ये भी आरोप लगे हैं कि सही तरीके से ना तो सफाई की व्यवस्था हो पाई है, ना ही यहाँ पर जो सड़कें बननी थी, जो छोटी छोटी गलियों में जो बनाया जाना था, उनका भी निर्माण नहीं हो पाया। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके बावजूद फिर कांग्रेस को वो वोट क्यों दे, जब इससे पहले वो अपना एक मेयर ऐसा देख चुके हैं। देखिए, यदि आप क्षेत्र में जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे निवर्तमान मेयर हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने जितना सामर्थ्य था लोगों के विकास के लिए काम किया, ईमानदारी से काम किया, उन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। हाँ, सवाल करना वाजिब है,
कुछ कमियां यदि रह गई तो उनको पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल उनसे भी होना चाहिए जो 20 साल से यहाँ विधायक बने बैठे, सवाल उनसे भी होना चाहिए जो 10-10 साल से सांसद बने यहाँ बैठे, सवाल उनसे भी होना चाहिए जो दूसरी बार सरकार में राज्य में हैं। सवाल तो सबसे होना चाहिए। सवाल केवल कांग्रेस की उस मेयर से जिसके विकास के कार्यों में पूरी सरकार रोड़ा बनकर बैठी रही। जो सरकार रोड़ा बनी है, जो बात आपने कही, तो ऐसे कितने बड़े प्रोजेक्ट थे नगर निगम के इससे पहले कि जो अधर में लटके सरकार के चलते या सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई हो? कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि नगर निगम की मेयर जो हैं उसके पास क्या शक्तियां होती हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो पहले सफाई के काम थे, जो जल संस्थान था, ये धीरे धीरे निजीकरण करके इन सरकारों ने तो जो मेयर की शक्तियां उसको पहले ही छीन लिया। उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा जो सफाई की व्यवस्था जो आपने बात की, लगातार इस मेयर ने तो 2 कदम बढ़कर न केवल जो कर्मचारी निकाय के थे उनसे अलग प्राइवेट कर्मचारियों को लगाया। जब इनको ऐसा लगा कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानी हुई, कूड़ा नहीं उठ पा रहा, तो इन्होंने अपने निजी पैसों से भी सफाई कराने का यहाँ काम किया। इसके अलावा एक भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप और है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट जरूर दिया है लेकिन एक डमी के तौर पर। उनके बेटे जरूर वर्क कर रहे हैं लेकिन नाम जिनका है वो एक सिर्फ डमी के तौर पर या रबड़ स्टैंप बनकर ही रह जाएंगे यदि वो चुनाव जीतते हैं तो। देखिए, तो ऐसा हुआ कि बिना इम्तिहान लिए फेल कर दिया किसी को। अभी आपको मैं बताऊं कि कोई भी पुत्र होगा वो अपनी माँ के लिए तो लड़ेगा, माँ के लिए मेहनत करेगा। और मुझे एक सभा में कहा गया कि मेयर प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मेयर प्रत्याशी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। और जिस दिन ये आम जनता के सहयोग से जीत के मेयर बनेगी उस दिन के बाद ये अपना काम अलग करेगी, मेरा अपना काम अलग सेवा का होगा। और आपको बता दूं कि मेरे परिवार, ये पूरा आम समाज, आम लोग मेयर इस एक आम परिवार की महिला को जिताने के लिए लगे हैं। हाँ, पोस्टरों में मेरा फोटो मेरी माँ के साथ है, मैं उनका सहयोगी हूँ। लेकिन एक सवाल आप जाके भारतीय जनता पार्टी की मेयर से कीजिएगा कि आखिर क्यों उनके पोस्टरों से उनके पति गायब हो गए, क्या कारण था? क्या वो नीलम हत्याकांड से जुड़ा कोई मामला तो नहीं था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज उनके पति को पोस्टरों से और अखबारों से गायब करने का काम करने लगी? आप ही खुल के बता दीजिए। और उसके अलावा क्या क्या आरोप थे उनके पति पर? देखिए, मैं निजी हमला नहीं करना चाहता और मैं तो मानता हूं कि मेरी लड़ाई जो है वो सुभाष चंद्र जी या उनकी पत्नी किरण जैसल जी से नहीं, मेरी लड़ाई या कांग्रेस पार्टी की लड़ाई या कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश देवी की लड़ाई मदन कौशिक से है। हम चाहते हैं कि जो सड़ी गली राजनीति 20 साल से हरिद्वार में है, जो शराब और पैसे को लेकर धन बल के प्रयोग से सत्ता पर बने बैठे लोग हैं, हम इस सड़ी गली राजनीति से बाहर आए। कुल मिलाकर सत्ता के हुक्मरानों पर कांग्रेस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। खास तौर पर देखें कि इससे पूर्व में भले ही कांग्रेस की मेयर रही हूं हरिद्वार में, लेकिन उसके बावजूद भी डटकर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जिस तरीके से विधायक पर साफ तौर पर आरोप लगे हैं कि लंबे समय से वो विधायक के पद पर बैठे हैं लेकिन विकास कार्यों के नाम पर या माइलस्टोन के नाम पर हरिद्वार में कुछ भी स्थापित नहीं किया गया है। अब यह जनता को निर्धारित करना है कि वो किस तरीके का प्रत्याशी चयन कर उस कुर्सी पर भेजते हैं जो नगर निगम के मेयर पद की है। धर्मनगरी हरिद्वार में निकाय का रण हो और चुनावी चाणक्य से बात ना की जाए तो ऐसा संभव नहीं है। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि हरिद्वार में 4 बार के विधायक रह चुके हैं मदन कौशिक जी। संगठन में भी कई बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं। लेकिन हरिद्वार में यदि चुनाव हो रहा हो तो बिना आपकी रणनीति के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे ही अगर निकाय की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव में किस तरीके की रणनीति रहने वाली है जीत को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं 4 नहीं 5वीं बार का विधायक हूँ। क्षमा कीजिएगा। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सामान्यतः चुनाव के समय चुनाव नहीं लड़ती। वो 12 महीने और 12 महीने में भी प्रत्येक दिन
वो चुनाव में रहती है। कभी अन्य राजनीतिक दलों को क्या पन्ना प्रमुख होता है, क्या वोटर लिस्ट होती है, क्या बूथ होता है, क्या शक्ति केंद्र होता है, क्या मंडल होता है, शायद संभवतः जानकारी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में इस सारी रचना को हम नीचे तक तय करते हैं, और जब हम नीचे तक तय करते हैं तो हमारे लिए 12 महीने चुनाव होता है। तो आज जब चुनाव प्रारंभ हुए, अधिसूचना जारी हुई, हमारे कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पर खड़े हो गए, और आज हम देखते हैं कि 60 के 60 वार्ड में एक शानदार रूप से हमारे वार्ड के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मेयर के लिए हमने एक ऐसे अनुभवी को टिकट दिया है जो पिछले 10 सालों से नगर निगम में पार्षद के रूप में काम कर रही है, जिन्होंने परिवार से 25 साल से नगर निगम में काम कर रहे हैं, जिनके परिवार से उनके ससुर 10 साल इसी नगर पालिका में यहाँ के पार्षद रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यानी एक अनुभव प्रत्याशी हमारे पास मेयर के लिए है, एक शानदार टीम 60 वार्डों के लिए हमारे पास है, और लड़ाने वाले हमारा एक सशक्त संगठन है, उत्साह से लबरेज हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारी शानदार चुनाव जीतने की रणनीति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी इस रणनीति के आधार पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, जनता के आशीर्वाद से हम बहुत मार्जिन के साथ यहाँ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर करने जा रहे हैं, केंद्र में भी है, आपके यहाँ से एमपी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस समय वर्तमान में सांसद भी हैं, आप विधायक के तौर पर भी यहाँ पर हैं। अब मेयर के तौर पे अगर आप बात करें तो ट्रिपल इंजन की यहाँ पर सरकार आप बनाने जा रहे हैं, तो क्या होंगे प्रमुख मुद्दे, किस तरीके का विज़न है डेवलपमेंट का? देखिए, जब हम हरिद्वार शहर की बात करते हैं तो एक धार्मिक शहर है, लेकिन धार्मिक शहर भी ऐसा शहर है कि जहाँ 1 लाख लोग प्रत्येक दिन का एवरेज आता है। साल भर में 12 से ज़्यादा ऐसे स्नान होते हैं जहाँ 10 लाख से और 25 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है, 12 साल में कुंभ होता है, जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इसी सारी चीज़ को लेकर आज नगर निगम की हमने जो रणनीति बनाई है कि आने वाला समय, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत विकसित सिटी, हरिद्वार को विकसित शहर बनाने के लिए हम लोगों ने बड़ी रणनीति बनाई है। 4-5 हज़ार करोड़ का एक पूरा डेवलपमेंट का प्लान है। उस प्लान में हमारा नगर निगम केंद्र बिंदु में रहने वाला है। केंद्र बिंदु में रहने के कारण हम इस शहर को अगले 2047 का हरिद्वार कैसा होगा उसे हम लोग तैयार कर रहे हैं। देश दुनिया की नज़र है हरिद्वार पे, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से आने वाले सैलानी भी आते हैं। धार्मिक रूप से अगर बात करें तो आस्था से जुड़े हुए लोग भी हरिद्वार में आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान भी यहाँ पर करते हैं। लेकिन वहीं पर जब कॉरिडोर का मामला आ जाता है तो उसको लेकर के एक बड़ी राजनीतिक रूप से गर्माहट देखने को मिल रही है, जिसमें पंडा समाज भी खासा नाराज है क्योंकि उनके स्थान वहाँ पर छिन जाएंगे। तो क्या इसको लेकर के अभी प्लानिंग्स है? एक तो आपको किसी ने कहा छिन जाएंगे, पहले मुझे उसका नाम बताओ। जी देखिए, कोई छीनने की बात नहीं है। हरिद्वार शहर में एक ईंट भी नहीं हटाई जाएगी। हरिद्वार शहर हेरिटेज सिटी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है, ये यहाँ के विधायक होने के नाते, पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी कह रहा हूँ। हम लोग का जो डेवलपमेंट है, हरिद्वार शहर को हेरिटेज शहर इस रूप में रख के, हर की पौड़ी के सामने वाला जो हमारे पास हजारों बीघा ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन को लेकर हम लोग डेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे। हरिद्वार शहर में जो हमारे लोगों के आने का है उसका हम प्लान बनाएंगे। लेकिन हरिद्वार शहर में किसी का भी 1 इंच भर, किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का प्रतिष्ठान, उसको किसी भी रूप में हटाने की बात तो छोड़िए, छुआ भी नहीं जा सकता। दूसरा एक चीज़ जी देखी जाए, धर्म नगरी है लेकिन अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा नशे के सौदागरों के पैर लगातार यहाँ पर जम रहे हैं। तो इस पर कुछ ठोस रणनीति होनी चाहिए क्या? इसके लिए जो पुलिस है या प्रशासन है उसके लिए आपने कभी प्रयास किए हैं कि इस पर कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सवाल उठाए हैं। प्रदेश के अंदर नशे को लेकर एक
बड़ा डेवलपमेंट में बता रहा हूँ। एक टीम का गठन किया गया है, उसी के आधार पर जिलों में गठन किया गया है। आज आप देखेंगे कि पूरे शहर के अंदर बड़ी मात्रा में कहीं भी सूचना मिलती है उसकी धरपकड़ की जाती है। लेकिन मैं दुर्भाग्य से कहना चाहता हूँ, हरिद्वार के वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 17, आप अनेक वार्डों में जाइए, आप जरा पता करिए कांग्रेस के वार्ड के प्रत्याशी करते क्या हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों का बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है। वो लोग, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रत्याशी देते हुए शहर के लिए। ये धर्मनगरी है, यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी उन लोगों ने दिए हैं। और निश्चित रूप से मानिए, हरिद्वार शहर में नशा मुक्त अभियान ये लगातार यहाँ का शासन और प्रशासन गंभीरता के साथ चलाता आया है। प्रदेश ने जो टीम गठित की है उसके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जहाँ अभियान चल रहा है, वहीं हरिद्वार शहर में भी जबरदस्त अभियान चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हमने देखा है कि आपने संगठनात्मक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने संगठन को किया और कई नई तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, संगठित करना, और उसके साथ ही जो आज थीम लेके भाजपा चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि वो थीम आपकी थी, भले ही उसके बाद कार्यकाल आपका बदल गया। तो वो जो थीम है, तो क्या माने कि हरिद्वार में बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है संगठन? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का स्वरूप है, आप दिल्ली से लगाकर, केंद्र से लगाकर और बूथ तक, वो एक सिस्टमेटिक संगठन है। उस संगठन को पूरी तरीके से, मैं कहता हूँ कि 12 महीने तैयार रहते हैं। आप हमारा जिला कार्यालय देखेंगे, हाईटेक पूरा जिला कार्यालय है। वहाँ से बैठ के हमें दिल्ली बात करनी है, देहरादून बात करनी है, अपने मंडल अध्यक्षों से बात करनी है, अपने ज़िले की टीम से बात करनी है, वही कर सकते हैं हम लोग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी सुविधा हमारी है। उससे अलग हमारे महीने भर में 4-5 बैठकें होती हैं जो हम वीसी के माध्यम से करते हैं। फ़ोन पे हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध रहते हैं। उससे अलग पूरे समय हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष नीचे तक, बूथ के स्तर तक कार्यकर्ताओं से बातचीत करता है। आप देखेंगे, आज चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आज हजारों कार्यकर्ता हमारे जिस रूप में लगे हुए हैं, सुबह उठते हैं, उठने के बाद काम में जुट जाते हैं। अब रात को आप देखेंगे 2-2:30 बजे तक पूरी रणनीति बनाकर अगले दिन की रूपरेखा तैयार करते हैं, आज के दिन की समीक्षा करते हैं। जहाँ हमें लगा है कि हमें और मेहनत करनी है, हम कार्यकर्ताओं को लगा के वहाँ और मेहनत करते हैं। एक प्रश्न और था, संगठन में आपने इतनी मजबूती प्रदान की, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर इस प्रदेश में भी आपने जो है एक मिसाल कायम की, लेकिन क्या वजह है कि इस बार धामी कैबिनेट में आप नहीं आ पाए या फिट नहीं हो पाए? क्या वजह मानते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। केंद्रीय नेतृत्व हर कार्यकर्ता की भूमिका तय करता है। मेरी भूमिका अध्यक्ष के तौर पर तय की, मैं मंत्री था, मुझे अच्छा लगा। अध्यक्ष के तौर पर जो मुझे जिम्मेदारी दी, शानदार तरीके से 2/3 मेजोरिटी देकर सरकार बनाई। बाद में मेरा कार्यकाल हुआ तो नए अध्यक्ष बने। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो भी भूमिका तय करेगा, उस भूमिका में मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे जहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने चाहे जम्मू कश्मीर भेजा है, उड़ीसा भेजा है, राजस्थान भेजा है, मुझे हरियाणा चुनाव में लगाया है, मुझे अन्य राज्यों में भेजा है, उसी भूमिका को मैंने वहाँ जाकर किया। जम्मू कश्मीर में भी आपने काफ़ी सीटें निकलवाई, बहुत अच्छी प्रकार से उस भूमिका को निभाया। आगे केंद्रीय नेतृत्व जो भी भूमिका तय करेगा, शानदार तरीके से उस भूमिका में आगे बढ़ेंगे। महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल लगभग खत्म हो ही गया है। अब संगठनात्मक चुनाव भी होने वाले हैं। निकाय के बाद शायद संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब किस तरीके का एक प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं आप? महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल भी आप देख चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आगे कैसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए? क्योंकि उस संगठन में बैठ के आपने बहुत कुछ किया है पार्टी के। महेंद्र भट्ट जी का कार्यकाल शानदार रहा है और अभी उनको एक पूरा कार्यकाल उस रूप में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था समय। मुझे लगता है कि एक अच्छे अध्यक्ष के नाते उन्होंने कार्य किया है। बाकी हमारी पार्टी में जो अध्यक्ष का भी प्रक्रिया होती है वह बड़ी नीचे से चलती है। मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, बूथ का होगा, बूथ के बाद वो सारा मंडल को चुनेंगे, मंडल के बाद जिला चुना जाएगा, जिले के बाद प्रदेश का चुना जाएगा, प्रदेश के बाद सेंटर का होगा। चूँकि हम चुनावी राज्य थे इसलिए हमें उस चुनावी प्रक्रिया से अभी बाहर रखा गया है। अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद हमारे राज्य की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिस प्रकार का भी निर्णय होगा केंद्र नेतृत्व का, उस प्रकार से हम सब मिलकर और आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी हैं, अपने डिसीजंस के लिए बड़े जाने जाते हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड में धामी जी कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, लोगों को शुरू में ज़रूर खटकता है लेकिन बाद में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरीके से राहुल द्रविड़ की तरीके से आप हरिद्वार में जमे हुए हैं एक मजबूत पिलर के तरीके से। तो क्या ऐसा लगता है जिस तरीके से धोनी बाउंसर्स पे हुक करते हैं, आप एक पिलर के तरीके से स्ट्रोक करते हुए कोई ना कोई एक कांग्रेस से कहीं ना कहीं कोई बड़ा चेहरा यहाँ निकाल के लाएंगे? देखिए, हम लोग जब राजनीति करते हैं तो राजनीति में हमें जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, उसके साथ साथ हमें कार्यकर्ताओं के आधार पर भी उनके प्यार को प्राप्त करना है। और जहाँ तक सवाल है धामी जी का, निश्चित रूप से एक युवा मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने बहुत शानदार निर्णय लिए, चाहे वो यूसीसी का निर्णय लिया हो, चाहे वो अपने राज्य के अंदर नकल विरोधी कानून है, चाहे लैंड जिहाद है, चाहे अन्य प्रकार के बड़े निर्णय लिए उन्होंने, और वो शानदार तरीके से अन्य राज्यों ने उसका अनुसरण भी किया है। तो इस प्रकार से इस राज्य के अंदर एक शानदार तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, और जिसको जो भूमिका मिलती है अपनी भूमिका में सब लोग महारत की इस रूप में काम करते हैं, तो हम लोग भी उसी भूमिका में रहते हैं। कांग्रेस से कुछ लोग क्या शामिल हो सकते हैं? हरिद्वार में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से। ये देखिए क्या रहता है कि आज कांग्रेस में एक ऐसा वातावरण बना है कि वहाँ कोई भी कार्यकर्ता है वो अपने आप को जब भी लगता है कि सेफ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। तो निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा, कल ही उनके एक प्रदेश स्तर के नेता उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। आज भी आप देखेंगे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हरिद्वार में भी अनेक वार्डों में हमने कार्यकर्ताओं को शामिल इस रूप में कराया है। तो आने वाले समय में भी इस प्रकार की जब भी कोई कार्यकर्ता आएगा उसको देखकर और अपने साथियों से सलाह मशवरा करके हम जिलाध्यक्ष से बात करके उसको शामिल कराएंगे। हरिद्वार में मजबूत पिलर के तरीके से खड़े हैं मदन कौशिक जी, तो निश्चित तौर पर जो निकाय का रण है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि उनके पास चुनावी चाणक्य हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि चुनावी चाणक्य की भूमिका में किस तरीके से हरिद्वार में अपनी सीट निकाल कर लाते हैं मदन कौशिक। आफरीन बानो के साथ योगेश शैली, TV 24 हरिद्वार।